बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह के आगाज़ के साथ ही आप लोगों के साथ आज एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, खास तौर पे पेरेंट्स के लिए, कि उनको जो है अपने बच्चों की तरबियत करने में स्कूल तो हम लोग भेज देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उसके अलावा भी हमें बहुत से मैनर्स, बहुत से एटिकेट्स अपने बच्चों को सिखाने होते हैं। और क्या तमाम जिम्मेदारियां स्कूल्स की हैं? क्योंकि अभी जो है वो चल रहे हैं समर वेकेशन, बस एंड होने ही वाले हैं, जुलाई का एंड होगा, अगस्त से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों को किस तरह से जो है अब रहने वाला, जो आइंदा रहने वाला टाइम जो थोड़ा ही रह गया है, किस तरह से गुजारना चाहिए, और बच्चों की तालीम और तरबियत और शऊर बेदार करने लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अख्तर अराई साहब, जो कि प्रेसिडेंट सिंध ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से हैं और सीईओ है न्यू जनरेशन स्कूल सिस्टम से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। आपको वेलकम करते हैं हम मुस्कुराती सुबह में। सर, सबसे पहले तो वही एक स्कूल के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी कि क्या तमाम जिम्मेदारियां बच्चों की तरबियत में और उनको जो है एक अच्छा ग्रोइंग एज देने के लिए, सब कुछ तमाम जिम्मेदारियां जो मैनर्स सिखाने के लिए, क्या स्कूल्स की हैं? देखिए बेसिकली बच्चों का जो ब्रॉडअप होता है उसके लिए पूरी दुनिया की ये मानी हुई एक हकीकत है कि पहली तरबियत गाह जो होती है उसका घर होता है, माँ की गोद होती है। उस माँ की गोद में या घर में जो उस बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है, उसी एनवायरनमेंट के मुताबिक वो ब्रॉडअप होता है। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लैंग्वेज की सीखते हैं, समझते हैं कि लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज उसकी मदर टंग होती है। मदर टंग वही लैंग्वेज होती है जो माँ की गोद में बच्चे को सुनाई देती है, घर की चार दीवारी के अंदर एब्जॉर्वेंट पीरियड के अंदर सुनाई देती है। एब्जॉर्वेंट पीरियड जो होता है वो 0 to 6 या 0 to 7 ईयर तक का होता है। अब जो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ट्विन बच्चे आपके हैं और वो दो बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास रख लीजिए, दूसरा किसी और इन्वायरमेंट में भेज दीजिए। फॉर एग्जाम्पल उसको आप जापान भेज दें, चाइना भेज दें, इंग्लैंड भेज दें, तो वो बच्चा जो अडॉप्ट करेगा, जो वो 6 साल तक की उम्र तक लैंग्वेज लिसनिंग करेगा, वही स्पीकिंग करेगा। ये 4 स्किल्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग राइटिंग का सिलसिला तो जाके तालीमी इदारे में शुरू होता है, मगर जो लिसनिंग और स्पीकिंग होती है वही जो है घर से इब्तदा होती है। जिस लबो लहजे में बात करें, जैसे हम लोग अमूमन हैदराबाद दक्खन के लोगों की बात करते हैं कि जी आप जनाब और इस तरह करके बात करते हैं, तो क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में ऐसा ही बोला जाता है, वही उनकी रवायात हैं, वही उनका कल्चर है। यानी कि सारी चीज़ें, सारी फैमिली वैल्यूज़, एथिक्स, सारी किरदार साजी की जो बुनियाद होती है वो घर की चार दीवारी होती है, पहला जिसको स्कूल भी कहते हैं। तो लिहाजा जो है हमारे पेरेंट को ये ख्याल करना होता है कि हमें अपने बच्चे को जो उसका ब्रॉडअप है उसकी इब्तदा ही ऐसी दें, उसकी फाउंडेशन ही ऐसी दें। फिर अनलकीली ये हुआ है कि तालीमी इदारे जो है वो सिर्फ एक तालीम देने वाले इदारे रह गए हैं, बस वो वहाँ पर उनको अभी इतना अख्तियार नहीं है कि बच्चे की इस्लाह कर सकें। अगर वो थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है तो सख्ती करना भी मना कर दिया गया है कवानीन के अंदर। पनिशमेंट्स तो ठीक है, बिल्कुल मना होनी चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो फिजिकल सज़ाएं होती है वो नहीं होनी चाहिए, मगर कम से कम बच्चे को जो शुरू से ही अगर उसको आदी बना देते हैं आप कि वो किसी की बात बड़े लाउड लहजे में सुनता है, अगर पेरेंटिंग स्टाइल्स डिफरेंट है, क्योंकि एक पेरेंटिंग स्टाइल की नॉलेज भी पेरेंट को होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा आगाही का प्रोग्राम माशाल्लाह आपने आज सुबह सुबह जो है वालिदैन के लिए एक ऐसा मतलब खोल दिया है टॉपिक कि जिसपे वो बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, स्पेशली माएँ, क्योंकि एक जो खातून होती है वो सिर्फ अपनी तालीम या अपनी इस्लाह नहीं करती, वो पूरे ख़ानदान की इस्लाह करती है। और एक मर्द की तालीम एक इंडिविजुअल की तालीम होती है, मगर एक जो औरत की तालीम और तरबियत होती है वो उसकी आने वाली तमाम नस्लों बल्कि पूरे ख़ानदान में होती है। जैसे एक बहू एक घर में अगर आ जाती है, बड़ी सलीके वाली हैं, बच्चों की तरबियत कर सकती हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो पूरा ख़ानदान, आने वाली नस्लें उस ख़ानदान की सुधर जाती हैं और बेहतर हो जाती हैं।
तो इसीलिए ख़वातीन जो सुन रही हैं हमारी, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग स्टाइल बाज़ों का ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बुलिंग करा रहे होते हैं। बुलिंग लफ्ज़ एक यूज़ किया जाता है कि जैसे जिसको हम कहते हैं कि जी धमकी देना, तड़ीबाजी करना, डांटना, ये सब यही एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सॉफ्ट पेरेंट्स होते हैं, बहुत बाज़ औक़ात दोनों मियाँ बीवी के पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल का भी इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। तो इसीलिए लिहाजा अपने बच्चों के साथ एक बैलेंस तरीके से आप उसकी शख्सियत को मस न करें, उनको जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना डराएं धमकाएं, ना उनको मारें, ना उनको कुछ करें, क्योंकि बच्चों की फिर जो वो रिसर्च होती है या उनकी क्यूरी होती है या उनकी शख्सियत पे बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। फिर बच्चा आपसे खुल के बात नहीं कर पाता, बहुत से मसाइल होते हैं वो बड़ा होकर शेयर नहीं कर पाएगा। तो बहुत सी ये कड़ी से कड़ी मिलती है। जैसे किसी एक बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाई जाती है, अगर उस फाउंडेशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग, इत्मीनान से, मजबूती से और पूरे उस टाइम पीरियड के साथ बनाएंगे और हर चीज़ उसमें स्ट्रॉन्ग डालेंगे, तो फिर वो बिल्डिंग जब खड़ी करेंगी, उस पर जितनी बड़ी बिल्डिंग तामीर कर लीजिए तो उतना लोड बेरिंग कर सकती है, उतना वजन वो उठा सकती है। इसी तरह एक बच्चे की जो है 0 to 6 एज होती है, जिसमें तकरीबन 2 साल तक के तो अनकॉन्शियस माइंड होता है, इतनी यादाश्त बच्चे की नहीं रहती। जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, तो वो अपने एनवायरनमेंट से लर्न करता है। घर में भी लर्निंग मटेरियल मौजूद होना चाहिए। बच्चे जो छोटे होते हैं वो फिजिकल लर्नर होते हैं, कैंस्थेटिक लर्नर होते हैं, उनकी आदत होती है वो हाथ पांव चलाते हैं, हर चीज़ को टच करते हैं, टाइनी साइंटिस्ट होते हैं, छोटे छोटे साइंसदान होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं दुनिया, ये यहाँ क्यों है, ये लाइट ऐसे क्यों है, इनके घर में ये क्यों है, तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आप शॉपिंग पे बच्चों को ले जाते हैं तो वहाँ जाके हर चीज़ को टच करते हैं। अब वो तो बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो थोड़ी है कि जी ख़राब हो जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी या कुछ नुकसान हो जाएगा, शॉपकीपर नाराज़ हो जाएंगे। हम नो करते ही थक जाते हैं, बच्चों के हाथ ही पकड़ते रहते हैं। तो बच्चे क्या है, वो जो उनकी अंदर R&D का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होना होता है, वो रिसर्च ही उनकी ख़त्म हो जाती है। फिर वो बेचारे जस्तजू ही नहीं करना बंद कर देते हैं। एक वक्त आता है कि वो नहीं करते। तो लिहाजा बच्चों का जो ब्रॉडअप है, उसका पहला जो 3 साल का पीरियड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर जब किसी तालीमी इदारे में, बेसिकली स्कूल के लिए तो लॉ है कि स्कूल, पाकिस्तान का जो लॉ है, 5 साल से पहले छोटे बच्चे को तालीमी इदारे में एडमिशन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे सर यही जानना चाह रही थी कि क्या एज होनी चाहिए कि बच्चों को हम जो है वो प्ले ग्रुप से, आजकल मैं देख रही हूँ कि वो 2 साल के होते हैं या फिर 1.5 साल के ही, और पहले से एडमिशन करा दिया जाता है। माँ बाप जो है बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में, अच्छे प्ले ग्रुप में जो है वो एडमिशन करवा दें। तो क्या ये सही एज है? इतनी छोटी उम्र में बच्चे को आप स्कूल भेज सकते हैं, या आप घर पे रहकर भी उसको एक अच्छा माहौल और एक अच्छी तालीम दे सकते हैं? देन एक एज क्या होनी चाहिए स्पेसिफिक, जो इस बच्चा स्कूल जाए और सब कुछ समझ सके? देखिए, आपका सवाल तो बड़ा बेहतरीन है, मगर पेरेंट्स को एक बात समझनी है। हमारे मुल्क में हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारी लिसनिंग बड़ी अच्छी होती हो। मैंने आपका सवाल बड़े गौर से सुना, एक एक लफ्ज़ को समझा, अब मैं अकॉर्डिंगली जवाब दूंगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमें ये स्कूल का मतलब ही पता नहीं है। हम प्री स्कूल को भी स्कूल कहते हैं। अब वो जो लॉ में लिखा है स्कूल, वो स्कूल लिखा है, मीन्स के क्लास 1, स्टैंडर्ड 1, ग्रेड 1, उसमें ये नहीं लिखा कि प्री स्कूल में बच्चे को नहीं भेज सकते। ये एक तो क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्फाजों को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली है क्या। उसके बाद पहली बात है कि दुनिया भर में प्री स्कूल्स को प्री स्कूल्स नहीं कहा जाता। ठीक है, उसमें मोंटेसरी हाउसेस कहा जाता है, किंडरगार्टन कहा जाता है, नर्सरीज कहा जाता है। नर्सरी वही है जैसे प्लांट की नर्सरीज होती हैं कि जहाँ एक बीज लगा दिए जाते हैं और फिर उसको वहाँ पर एक ख़ास एनवायरनमेंट में अलग आइसोलेट करके उसको गर्मी सर्दी से बचा कर एक रखा जाता है कि ये प्लांट ऐसे हैं, इसको धूप पड़ेगी, ख़राब हो जाएंगे। जब वो नर्सरी से पौधा निकलता है तो फिर उसको एक बाहर के एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैंने बात की है इसको समझिए। तो जितने भी प्री स्कूल्स होते हैं, जिनको पाकिस्तान में हम प्री स्कूल कहते हैं और कह सकते हैं क्योंकि यहाँ स्कूल की टर्म बहुत यूज होती है, तो इनको स्कूल्स की बिल्डिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप उन स्कूल्स में जाएं, यानी प्री स्कूल्स में जाना ज़्यादा बेहतर पड़े कि जो आपके करीब तरीन हो, जहाँ मदर वॉकिंग डिस्टेंस पे है या खुद से ड्रॉप करे। और ये ना सोचे कि जी मैं एक बड़े स्कूल में अभी से करा दूं और बच्चा वहीं से होगा। वहाँ पर आप इनको रखें।
जहाँ पर इसका एनवायरनमेंट हो, 6 साल तक के बच्चों का एक एनवायरनमेंट हो, वहाँ प्रिपेयर हो, एक्टिविटीज़ करें, प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, फिर सेंसोरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें अंदर प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो पूरे मटीरियल्स होते हैं, क्योंकि बच्चा तो मटीरियल को टच करेगा, काम करने की आदत होगी। अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ मटीरियल होता है, उठना बैठना, चीज़ों को हैंडल करना, सारे काम खुद करना, क्योंकि छोटी उम्र में बच्चा चाहता है मैं हर चीज़ को टच करूं, हर काम खुद करूं। हम उसको करने नहीं, बेटा नहीं करना, टूट जाएगा, बेटा नहीं करना। भाई वो एक ग्लास टूट जाएगा ना, कोई बात नहीं, ग्लास टूट जाता है तो पहली बात तो उसके लिए छोटे ग्लासेस रखें, छोटी चीजें रखें, क्योंकि टाइनी साइज आप देखें ना, कभी भी आप संडे बाजार गए हो या कोई ऐसी जगह, वहां पर आपको किचन सेट्स और प्लास्टिक की इतना मटेरियल मिलता है, आप हैरान होते हैं कि ये अंग्रेज ऐसा क्यों करते हैं। बिल्कुल ठीक है, देखिए वो सही करते हैं, रिसर्च बेस है कि बच्चे को खुद हैंडलिंग करने दें। ये तो ऐसा है कि आप 5 फुट 6 इंच के या 6 फुट के हैं इंसान, और आप एक ऐसी दुनिया में जाके आंख खोलते हैं, चले जाते हैं, लैंड करते हैं जहां पर जो है ना 40 फुट के लोग भी हैं, और हम वहां पर तो बच्चे नजर आएंगे, ठीक है, छोटे छोटे उनके लिहाज से। तो वहां पर अगर उनका गिलास इतना बड़ा होगा तो हम क्या इतना बड़ा गिलास उठा लेंगे? बिल्कुल। क्या उनका इतना बड़ा जग होगा तो क्या उस जग से पानी डाल लेंगे? तो हमें टाइनी साइज की चीजें अरेंज करनी होगी बच्चों को, मगर बच्चे को काम करने की आदत डालेंगे। आज बच्चा काम करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर शौक पैदा होगा, आज काम करने की आदत डालेगा, कल होमवर्क भी खुद करेगा, कल स्कूल जाना है, कहीं काम करने हैं तो अपने काम करेगा। वरना आपने अभी जंग लगा दिया उसकी जुस्तजू पर, उसकी कोशिशों पर, एक वक्त आएगा आप बैठ के नवाला खिलाते रहेंगे अगर, तो एक वक्त आएगा कि वो फिर खुद से नवाला नहीं खाएगा। ये अक्सर होता है कि माएँ मोबाइल्स लगा के दे देती हैं कि जी इधर उधर जाता है, इसकी फिजिकल मूवमेंट को रोक के कहीं लगा दें और बिठा के फिर मुंह में नवाला डालती रहती हैं। फिर खुद से ही आप उसको हैंडीकैप बना रही हैं। अब मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा, हैंडीकैप बना रहे हैं यानी उसको अपाहज बना रहे हैं माजरत के साथ, यानी आप उसके अंदर एक ऐसी डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं कि वो बच्चा खुद से मूवमेंट ना करे, फिर वो खाने का फायदा भी उतना नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी सुन्नत है, बल्कि ये साइंस कहती है कि आप इन्वॉल्व होके खाएं। हमारा दीन इस्लाम कहता है कि आप अपने हाथों से खाएं, टच करके खाएं। मगर वेस्ट कहता है कि जी आप, क्योंकि जर्म्स हो सकते हैं, नेल्स में बहुत जर्म्स होते हैं, तो क्यों जर्म से पाक करने के लिए आप फोक का या स्पून का इस्तेमाल करते हैं, मगर उसको मुंह में लेते हैं, फिर उसको चबाते हैं, प्रॉपर खाते हैं, इन्वॉल्व होके खाते हैं, शौक से खाते हैं। तो जब तक बच्चे के अंदर आप ये खुद नहीं करेंगे, चीज़ें पैदा नहीं करें, अमली ज़िंदगी जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, फिर उनके सेंसोरियल्स को ग्रूम करने के लिए मुख्तलिफ मटीरियल्स होते हैं, आजकल मिल जाते हैं मुख्तलिफ उर्दू बाज़ार से, आप उसका अरेंज करें। छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज मदर्स को करने चाहिए अच्छी पेरेंट बनने के लिए, खुद प्रिपेयर करें। पहली बात है कि उनका एक कॉर्नर बनाएं, घर में कोशिश करें, मगर क्योंकि बच्चे को सोशलाइज करना होता है, 2.5-3 साल के बाद वो मिलना जुलना चाहता है अपने हम उम्र के साथ, उससे तो इसकी लर्निंग बढ़ जाती है। तो फिर ये है कि आपको किसी प्री स्कूल में जाना ही पड़ेगा, जो आपके सवाल का जवाब था, जिसको एक्चुअली स्कूल नहीं कहते, ठीक है, वो एक किसी मॉन्टेसरी हाउस में चला जाए, किसी किंडरगार्टन में, जहाँ प्रॉपर केयर का इंतज़ाम हो, उन बच्चों बड़ों की बच्चों से बड़े बच्चों की सोबत से दूर रहे बच्चा, क्योंकि पता नहीं किस किस बैकग्राउंड के बच्चे वहाँ आते हैं, उनके घर की वैल्यूज़ क्या हैं, कैसी लुगत इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए उस उम्र के गेज ग्रुप के अंदर ही बच्चे रहें, जब वहाँ परवान चढ़ें और वो ग्रेड 1 स्टैंडर्ड 1 क्लास 1 के लिए तैयार हो जाएं, तब आप किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को लेकर जाएं। तो तालीम तो बहुत ज़रूरी है, उससे पहले तरबियत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बात कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं अख्तर अराई साहब की जानिब, उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि स्कूल्स की, जैसा आपने बताया कि एक एज जो है वो आप मुंतखब करके अपने बच्चों को स्कूल भेजें और आला तालीम हासिल करवाएं। एक बच्चा जो मतलब पहली क्लास से लेके मैट्रिक तक हमारे यहाँ पर जब तालीम हासिल कर चुका होता है, उसके बाद जब वो मैट्रिक पास करके स्कूल से निकल जाता है, तो जब वो सब कुछ 10 साल की, और फिर अगर आप प्ले ग्रुप भी लगाएं, मॉन्टेसरी भी लगाएं, तो 13 साल की तालीम जो है वो इतना टाइम वक्फ कर देता है। देन हमारा बच्चा मैट्रिक के बाद भी ये सोच रहा होता है कि मैंने अब क्या करना चाहिए, क्या करना है आगे जाके। तो मुझे लगता है क्या ये मुनासिब नहीं है कि हमारे स्कूल में जब तक वो मैट्रिक कर रहा हो, उसको इतना ज्यादा हम लोग बच्चे को स्टेबल कर दें कि उसको पता हो कि मैट्रिक के बाद उसने क्या करना है।
देखिए, बिल्कुल आपका सवाल तो बड़ा गहरा और बड़ा इसका जवाब लंबा है। कड़ी से कड़ी मिलती है। अगर हमारी अर्ली ईयर एजुकेशन एक पर्पसफुल हो, फिजिकल लर्निंग उसके अंदर मौजूद हो, तो वो बच्चा प्रैक्टिकली कुछ करेगा। जब हम उसको थ्योरी की तरफ ले जाते हैं, इब्तदा में भी उसको ABCD सिखाते हैं, रट्टा लगवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम उसकी बेसिक्स डेवलप ही नहीं करते। ठीक है, मोटर स्किल्स नहीं डेवलप करते, बहुत सी चीज़ें ही डेवलप नहीं करते उसके अंदर, हम डायरेक्ट जो है लिखवाने शुरू कर देते हैं, तो फिर ऐसा बच्चा छापना सीखता है। फिर उनको हम सिर्फ मेमोराइजेशन सिखाते हैं, और वो ठीक है 2 अल्फाज लैंग्वेज के सीख तो जाता है, मगर कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं सीखता। इसको हम कहते हैं SLO बेस, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स हमें हासिल ही नहीं होते। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल के, जिसको आप जिस तरह इशारा किया कि 1 से लेकर जो है मैट्रिक है या इंटर है, तो ये 1 से इंटर तक जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, इनके नाम हैं। पहले तो ये वालिदैन को समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट तक स्कूल ही कहलाते हैं। ओके। इंटरमीडिएट कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, वो हाई स्कूल कहलाता है, हायर सेकेंडरी स्कूल कहलाता है। मगर हमारे माइंड में कुछ ये है कि स्कूल जो होता है वो सिर्फ सेकेंडरी मैट्रिक तक होता है। मैट्रिक तो एक टर्म यूज की जाती है, एक्चुअली द रियल नेम इज मैट्रिक सिस्टम। 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक जो पाकिस्तान का अपना स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, इस तालीमी निज़ाम का जो नाम है वो मैट्रिक सिस्टम है। दूसरा, पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो कि इंग्लैंड का आया बहुत पहले, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये सारे बड़े सगीर में और दुनिया भर में, उसको कहते हैं कैम्ब्रिज सिस्टम। कैम्ब्रिज सिस्टम भी 1 से स्टार्ट होता है और इंटरमीडिएट तक या सेकेंड ईयर तक होता है। मगर क्योंकि यहाँ पर सुपरविजन कैम्ब्रिज बोर्ड नहीं करता या गवर्नमेंट ऑफ UK यहाँ नहीं देखती उसको, तो वो खुद ही तालीमी इदारे SLO बेस कोर्स की आउटलाइन के मुताबिक कैम्ब्रिज सिस्टम के पैटर्न पे बुक्स लगाकर वही सिलेबस टीच करते करते उनका प्राइमरी ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं 5 तक, और फिर उसके बाद 6 और 7 स्टैंडर्ड के अंदर बच्चे को अकॉर्डिंग टू द O लेवल पाथवे क्लासेस तैयार करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल के जरिए कैम्ब्रिज सिस्टम के एग्जाम्स होते हैं और वो टोटली अनसीन होता है और वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस होता है। तो बच्चे को शुरू से ही, हम प्राइमरी से ही इस अंदाज से पढ़ाते हैं कि हमें पता होता है कि बच्चे के साथ कोई हेल्प नहीं हो सकेगी, बच्चे की कोई नकल नहीं कर पाएगा। बच्चा एज इट इज एक बच्चा वैसा ही जवाब नहीं लिख सकेगा दूसरी जगह पर, क्योंकि उसको चीटिंग के उसमें जो है ना, उसको तो नंबर ही नहीं मिलेंगे, ओन वर्ड में राइटिंग से ही मिलेंगे। तो उसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग कराई जाती है, उसको लिटरेचर पढ़ाया जाता है, उसको बुक्स, स्टोरीज बुक्स पढ़ाई जाती हैं, और फिर उसके बाद जो है उसके रिव्यूज लिखवाए जाते हैं। तो बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी अच्छी डेवलप होती है। तो बहरहाल इतना तालीमी इदारों को पता होता है कि ये बच्चे कैम्ब्रिज सिस्टम के जो है सिर्फ और सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे, ना कि जो मैट्रिक सिस्टम है यहाँ जैसे सिस्टम चलता है उसमें तमाम स्टेक होल्डर मैट्रिक सिस्टम को बुरा बनाने के अंदर शरीक हैं। उसमें तालीमी इदारे भी शरीक हैं, उसमें वो गवर्नमेंट स्कूल्स भी शरीक हैं, और वो माँ बाप भी उतने ही शरीक हैं। हम सिर्फ बोर्ड को बुरा भला कहते हैं, मगर इसमें सब शरीक हैं। अब जो कैम्ब्रिज सिस्टम है, जब उसका इसका O लेवल का फॉर्म भरते हैं, एनरोलमेंट होता है, O लेवल शॉर्ट फॉर्म है ऑर्डिनरी लेवल का। ऑर्डिनरी लेवल इसको कहा जाता है, सर्टिफिकेट का नाम है जिसको O लेवल कहा जाता है। इसमें कैम्ब्रिज बोर्ड भी एग्जाम लेता है और एडेक्सल बोर्ड भी एग्जाम लेता है, जो कि UK का होता है, और थ्रू ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम लेते हैं। फिर उसका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो होता है उसको एडवांस लेवल कहते हैं, यानी एडवांस लेवल का शॉर्ट फॉर्म है, आपने सुना होगा A लेवल, ठीक है, वो जो A लेवल होता है। अब ये एक अलग बात है कि यहाँ का जो सिलेबस है वो अपग्रेडेड नहीं है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश या इन ममालिक में जो सिलेबस टीच किया जाता है वो पुराना ही किया जाता है O लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, मगर वहाँ UK के अंदर जो O लेवल के एग्ज़ाम्स या A लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका सिलेबस अपडेटेड होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये फ़र्क है। बहरहाल इतना है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन होती है, ये तो समझना ज़रूरी था तालीमी निज़ाम के बारे में। अब हम क्यों नहीं कोशिश करते, हम क्यों उस सिस्टम पे जाते हैं? हमें भी तो मैट्रिक सिस्टम को मना तो नहीं किया किसी ने कि बच्चे को आप काबिल ना बनाइए, आप उसको कोशिश कीजिए। हम जब बचपन से ही ये करते हैं, और फिर आपके सवाल का जवाब कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी
रट रहा होता है, फिर उसके अंदर जो है ना फिजिकली कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। हालांकि प्रैक्टिकल जो लर्निंग होती है ना, जैसे आप बायोलॉजी का 9 में प्रैक्टिकल पहले 25 मार्क्स थे, उससे पहले तो एक ज़माने में इससे भी ज़्यादा मार्क्स होते थे, फिर वो प्रैक्टिकल के मार्क्स 25 कर दिए गए, 25 से यानी 25 मार्क्स से अब 15 कर दिए गए। ओके। क्योंकि अब इस तरह कर दिए। असल में हालांकि ये मोड ऑफ लर्निंग या लर्निंग स्टाइल का एक हिस्सा है, इंसान अमली तौर पे भी सीखता है जी। लेबोरेटरी में जाके भी सीखता है। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स अगर बायो लैब में नहीं जाएगा तो कैसे बायोलॉजिकल चीजें फिजिकली देखेगा, कैसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल करेगा तो फिजिक्स की चीजें देखेगा, और कैसे जाके केमिस्ट्री की चीजें करेगा। तो जब तक वो नहीं करेगा तो 25% मार्क्स ठीक थे, इससे कम नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत से बच्चे बड़े अच्छे इंजीनियर बन सकते थे, मगर हमारे थ्योरी सिस्टम ने, रट्टा सिस्टम में उसके अंदर वो सलाहियत पैदा नहीं कर सके। हालांकि वो फिजिकली कॉन्सेप्ट को समझ सकते थे, उनको लैब में नहीं लेके जाया जाता था। तो सर ये चेंजिंग्स क्यों हो जाती हैं, चेंजिंग्स अपने तौर पे क्यों कर दी जाती हैं, ये बात करते हैं हम ब्रेक से वापस आके। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते अख्तर साहब की जानिब, और सर जो सवाल वो जवाब आपका अधूरा रह गया था, वहीं से कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया था कि बच्चे जो उनको पता ही नहीं होता कि मैट्रिक के बाद हमें करना क्या है, वो अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते। बस एक ख्वाहिश होती है जो पेरेंट्स की साइड से होती है, या किसी के जी बेटा आप बस इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ। एक टर्म यूज़ होती है, मे बी कि कुछ और उनके बनाने का इरादा हो कि आप सीए बन जाओ, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, या वॉट एवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, बगैर जाने कि हमारे बच्चे को अल्लाह ताला ने कौन सी सलाहियतें देकर भेजा है, ऐसे उम्मीद लगा लेना या उसको ज़बरदस्ती उस फील्ड में डालना जो है ज़ाहिर कामयाबी नहीं हो सकती। फिर वो तालीमी निज़ाम की बात मैं कर रहा था कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन ना होना सबसे बड़ी वजह है। प्रैक्टिकल्स ना करवाना, ताकि वो किस प्रैक्टिकल, अगर वो फिजिक्स का प्रैक्टिकल करता है या साइंस बायोलॉजी का करता है, बॉटनी का करता है या कंप्यूटर का करता है, कोई भी करता है, जब वो प्रैक्टिकल करेगा, रियल फॉर्म में करेगा और वाकई करेगा, ऐसे ही बैठ के नंबर नहीं दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के, तो फिर वो बच्चे के अंदर से चीज़ें निकलेंगी। बिल्कुल। आप किसी बंदे से कोई काम कराते हैं, उसको टास्क देते हैं, वो जब काम करने लगता है, 4 बंदे हैं, आपको लगेगा ये बंदा ये वाला काम बड़ा अच्छा करता है, ये डेकोर करना है, ये इंटीरियर डेकोरेशन है, ये बच्चा जो है ये बंदा बड़ा अच्छा कर रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर इंटीरियर डेकोरेशन का स्किल है। बिल्कुल। तो कैसे स्किल पहचानेंगे? तो जब तक मौका नहीं देंगे, तो बच्चों को हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर फिजिकल लर्निंग पर भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी बड़ा मसला है, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा, आजकल तो डॉक्टर को भी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि आप देखें कि अब सर्जरीज ऐसी आ गई हैं जो बैठ के कंप्यूटर के जरिए होती हैं, यानी साइबर सर्जरीज हो रही हैं कि आप बंदा डॉक्टर अमेरिका में बैठा हुआ है, वो साइबर के जरिए, मीन के नेट के जरिए जो है वो ऑपरेशन थिएटर में बैठ के टूल्स चला रहे हैं, यहाँ लोकल डॉक्टर्स की हेल्प के साथ। तो मशीनरी जो काम कर रही है, तो ये क्या है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो इसका मकसद है कि हम एक तरफ के दरवाजे तो खोल ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो हमें तो तमाम तर मौके बच्चों को देने चाहिए कि उनके अंदर जो टैलेंट है, तभी जाके वो खुद ही इस काबिल होगा कि मैंने अब कौन सा ग्रुप लेना है। मैंने अभी देखिए, शौक उनको होता है कि जी कंप्यूटर ग्रुप ले लें, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से एक अदर मोबाइल गिफ्ट मिल जाएगा, कोई लैपटॉप दे देंगे, कोई हमें मना नहीं करेगा कि जी कंप्यूटर ग्रुप लिया हुआ है, वो सारा दिन बैठे हुए हैं मोबाइल में। हाँ। सारा दिन बैठे हुए हैं कोई ऐप खोल के, या सारा दिन उस पर बैठे, तो हालांकि वो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि ऑपरेटर तो बनना ही नहीं है। वो तो माइक्रोसॉफ्ट ने 95 में जब विंडोज लॉन्च की थी, तो उन्होंने ये कह दिया था कि हर बच्चा जो है इजीली जो है ना कोई भी कंप्यूटर चला सकेगा, माउस के साथ, टच के साथ क्लिक करेगा, चलेगा। बिल्कुल यूजर फ्रेंडली बना दी चीजें। अब इतना मुश्किल नहीं है, ऑपरेटर बनने की जरूरत ही नहीं है। अब तो एआई की वजह से तो अच्छे खासे काम, स्किल्ड काम भी खत्म होने वाले हैं। बहुत सी जॉब्स इस दुनिया से मिट जाने वाली हैं, रोबोट्स करेंगे। रोबोट का मतलब कोई चलते फिरते रोबोट नहीं होंगे, वो एप्स होंगी, वो एप्स मौजूद होंगी, वो सिस्टम होगा, वो खुद ही करेगा। बिल्कुल। ठीक है, हो भी गया है, काफी आ गया है। तो अभी हम ये इस साइट पे तो हम तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। तो
बच्चों को मौके देने चाहिए कि वो अपना कैरियर डिसाइड करें। तालीमी इदारों के अंदर भी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रोसेस बहुत ज़रूरी हैं। ये तभी मुमकिन है कि जो पेरेंट्स हैं वो उनके पास ये आगाही मौजूद हो, तब वो डिमांड करें अपने तालीमी इदारों से कि आप ये करें। यहाँ तो दस्तों गिरेबान होने वाली सिचुएशन आ जाती है। एक छोटे से फीस के इशू पे लड़ रहे होते हैं, जबकि आर्टिकल 25A के मुताबिक तो गवर्नमेंट ने करना था, ये तालीम मुफ्त देनी थी आपको। गवर्नमेंट तो बेचारी नाकाम है फंड्स की वजह से, वो तो कर ही नहीं पाते। वो एक स्कूल चलाते हैं, वो जो एक स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट वाले होते हैं, जिसको पीले स्कूल कहते हैं, हम भी पढ़े थे एक ज़माने में थे। आजकल तो वहाँ गोस्ट स्टूडेंट हैं, गोस्ट टीचर हैं जी। वो वाला गोस्ट जी, वो जो गोस्ट होते हैं दिखते नहीं जी, जी, बिल्कुल। ठीक है ना, तो वहाँ तो भी गाय भैंसे पढ़ती हैं या गोस्ट पढ़ते हैं, या फिर गोस्ट स्कूल भी हैं कागजों पे। तो वहाँ पर हम कैसे हमारे समझदार पेरेंट्स बच्चे भेजेंगे? तभी तो जाके प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, अपनी खुशी से जाते हैं कि मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेना है। तो उस्ताद की इज्जत कीजिए, कराइए, आप भी कीजिए, उनसे सही बात कीजिए, काम लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो अब जो मेन जो मसला आ गया है वो ये है कि हमारा क्लासरूम चेंज नहीं हुआ। यानी जो ब्लैक बोर्ड पहले होते थे वहाँ व्हाइट बोर्ड लग गए हैं। भाई इतना फर्क जरूर हुआ है। मेरी एज है 60 को लगभग एज होने वाली है, तो 50 साल पहले तो मुझे याद है कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड ही होते थे। आखिरी दम तक हमने ब्लैक बोर्ड ही देखे जी। तो आज भी ब्लैक बोर्ड है वहाँ पर, या ग्रीन बोर्ड होंगे, चाक वाले ही होंगे। तो प्राइवेट स्कूलों ने सिर्फ ये है कि मार्कर वाले व्हाइट बोर्ड लगा दिए। टेक्नोलॉजी शुड बी इन द क्लासरूम, क्योंकि वो दूध पीता हुआ बच्चा 2.5-3 साल में अपने अम्मी अब्बू के मोबाइल का एक्सपर्ट बन जाता है। तो तालीम बगैर टेक्नोलॉजी के अब नामुमकिन है। हमारे पाकिस्तान में कम से कम 20 साल पहले टेक्नोलॉजी आई, और 15 साल से 16 साल से IT स्मार्ट जनरेशन पैदा होती रही, आज भी हो रही है। तो उनको आप कोई टेक्नोलॉजी की चीज दे दें, बड़े क्विक लर्नर हैं। अब ऐसे क्विक लर्नर को हमें क्लासरूम में, वो सूखी किताबें हैं, सिंपल किताबें हैं, रटवाना है। तो ऐसे बच्चों को जब अमली तौर पे नहीं कराएंगे, तो एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। छोटी ऐसी गेजेस का नहीं है, मगर आप घर में PC रखें ताकि पोर्टेबल ना हो, एंड्रॉयड ना हो। एंड्रॉयड में एप्लीकेशंस अजीबोगरीब किस्म की होती हैं, तो वो तो कोई भी अच्छी बुरी ऐप चल जाती है। तो आजकल तो खैर PC में भी चीज़ें आने लग गई हैं। तो हमें बच्चों को तालीम टेक्नोलॉजी के ज़रिए देनी है। टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टेज AI आ चुकी है, अभी AI का रेवोल्यूशन लाने वाली है, ला चुकी है, स्टार्ट हो गया है पाकिस्तान के अंदर। बहुत से जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। जो वालिदैन हमारा शो देख रहे हैं वो खुद बेचारे हैंड टू माउथ हैं, पता नहीं कैसे वो उन्होंने एक स्किल सीख लिया, वो काम कर रहे हैं, मगर आने वाले वक्तों में इनको ये इस तरह का काम भी नहीं कर सकेंगे। अब इनको ऐसा हुनर सीखना है कि जो आने वाले वक्तों को जॉब रिप्लेस करेगा। तो आज 2023 है, तो 2033 तक जब तक वो मैट्रिक करेंगे, जैसे आपने फरमाया, तब तक दुनिया बदल चुकी होगी। नो डाउट। इंटरमीडिएट करते हुए जो है वो 2035 हो जाएगा। तो 2035 में तस्वुर कीजिए कि दुनिया कितनी एडवांस होगी। बिल्कुल। तो अब क्या आप अपने बच्चों को एजुकेशन फॉर द फ्यूचर दे रहे हैं? ये आपको सवाल मैं कर रहा हूं कि आप क्या ऐसे तालीमी इदारे में जा रहे हैं, या आप तालीमी इदारे को कह रहे हैं कि हर क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड लगाइए, हर क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी दीजिए, हमारे बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दें, अमली तौर पे सिखाएं। IT के बगैर तो मैंने कहा डॉक्टर भी काम नहीं करेगा। एक वक्त आएगा कि आपको सब्जी वाला भी जो है वो ऐप के जरिए घर पे सब्जी डिलीवर करेगा जी। ये अभी आ चुका है, और ये कुछ वेजिटेबल शॉप्स ने, फ्रूट शॉप्स ने ये चीज कर दी है। कब से? कि जी ये आ गई है चीजें प्रैक्टिकल। जो जिनकी औलादें पड़ी गई ना थोड़ी, तो उन्होंने कहा है कि अब्बा आप सब्जी बेचते थे, हाँ। तो हम इसकी सेल्स को दोगुना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं। उन्होंने ऐप बनाई, और बना के उन्होंने पूरे मोहल्ले में, इलाके में बांध दी। खवातीन को होता है कि जनाब अभी हरा धनिया खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई, प्याज नहीं है, फला नहीं है। तो वो क्या है कि ऐप उठाया, उसको ऑर्डर कर दिया। उसने एक साइकिल वाला रखा हुआ छोटू, वो जाके मोहल्ले के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर या थोड़े से फासले पे घरों पे डिलीवरी करके आता है। ऊपर से TIP टिप भी लेके आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, और घर पे डिलीवरी भी हो जाती है। पांडा क्यों कामयाब है? सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ किसी ब्रांड का, वो क्यों कामयाब है? बहुत से लोग उसके जरिए अपने इलाके की बिरयानी मंगवाते हैं।
या हालांकि वो वहां पर अगर 150 की मिलती है वो 250 की देता है, बिल्कुल ठीक है, रेट मगर भी क्योंकि हाई है। उनको डोर स्टेप सर्विस मिलती है। तो कहने का मकसद ये है कि आने वाला जो वक्त है वो ऐसा है कि आप एप्स यूज कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेगी और सिर्फ राइडर्स बचेंगे। वो भी अभी रोबोट्स वो आ रहे हैं, ये जो आपने देखा जैसे दुबई में एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि इस तरह से जो है ना वो ड्रोन आ गए हैं कि जो चीज उठाएं और जाके आपकी विंडो के पास जाके डिलीवर कर जी। दें, ठीक है। तो दुनिया रिप्लेस कर रही है, तो खुदारा टेक्नोलॉजी को सीखें, तालीमी इदारों की इज्जत करें, उनको कहें कि भाई अपने एडवांस करो, वक्त बदलता जा रहा है। हम स्कूल तलाश करते हैं आज के हिसाब से कि आज वो सुना है वो स्कूल फला अच्छा था, क्या उसके अंदर एडवांस चीजें आ गई हैं, क्या वो अपने बच्चों को 10 साल बाद के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या वो कौन से बेस एजुकेशन दे रहे हैं। आप तो आज भी ग्रेड के पीछे लगे हुए हैं, आज ही जो है ना कि जी ये ग्रेड A1 होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। बिल्कुल परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, कुछ भी नहीं, ये काम नहीं आने वाली, काबिलियत काम आने वाली है। तो लिहाजा आप जो है अपने बच्चों की तरबियत का एहतमाम नंबर 1 पे कीजिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी ड्रग्स लेने लग जाते हैं। अगर सौंफ खाने लगता है, कल सौंफ सुपारी खाता है, अगले दिन जो है एक और चीज़ खाता है जिसके अंदर सिर्फ टोबैको ही होता है, फिर स्मोकिंग शुरू हो जाती है, फिर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब क्या नाम यहाँ बैठ के मैं लूँ, आजकल बहुत ही, बल्कि एडोलेसेंस एज से पहले ही बच्चे 10-12 साल में ही इसकी तरफ रागिब हो रहे हैं। तो खुदारा बच्चों को आप प्यार कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए। तरबियत की कहीं ना कहीं कमी रहती है तो बच्चा वो जो एंजाइटी पैदा होने लगती है उसके लिए फिर ये सारे काम करता है। लिहाजा आप ऐसा ना करें, अपने बच्चे आपके ही बच्चे हैं, आप ही का फ्यूचर है, आप अपने फ्यूचर का कुछ ख्याल कीजिए। तो उम्मीद का दामन थाम के रखिए। हालांकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट्स की होती हैं, स्टेट्स की होती हैं, ठीक है, मगर आपको हर चीज़ तो खुद करनी है। अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करना है, अपने लिए बिजली नहीं है तो यूपीएस खुद लगाना है, आपने हर काम खुद करना है अपने लिए। यानी कि आपको कोई मिलेगा नहीं, आप टैक्सेस तो दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं दे रहे तो इनडायरेक्ट तो दे ही रहे हैं। बिल्कुल फाइलर नहीं है तो यानी कि नॉन फाइलर तो है ही, ठीक है, आपसे लिया तो जा रहा है। हाँ। मगर आपको उसके अगेंस्ट में तालीम से लेके कुछ भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही जिस तरह देनी चाहिए, क्योंकि मसाइल बहुत हैं और हमारे जैसे कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के मसाइल तो और भी ज़्यादा हैं। तो हमें एज ए इंडिविजुअल जो है कोशिश करनी है। हमेशा बहुत बड़ी बिल्डिंग भी होगी, उसमें लाखों ब्लॉक्स भी लगते होंगे, एक ईंटें भी लगती होंगी, तो एक एक ईंट एक एक ब्लॉक जो है वो आप हैं। आप अगर आज करते हैं, कोशिश करते हैं, तो एक एक बच्चे की ग्रूमिंग होगी, आपके 2-4 बच्चे हैं उनकी ग्रूमिंग होगी, ये बेहतर बन जाएंगे। तो इसी तरह से माशरे में बेहतरी आएगी। अगर नाउमीदी हमें नहीं करनी कि हम सिर्फ दूसरों को ही वसूरवार ठहराते रहे, मगर हमें ये देखना है। हाँ, दूसरी बात यह है कि 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल तो जाते हैं, उनकी तालीम का मयार कुछ भी नहीं है, फिर वो और 2.5 करोड़ लगा लीजिए, तो ये 5 करोड़ जो बच्चा है, आज 5 करोड़ बच्चा जो है जो प्रॉपर तालीम हासिल नहीं कर पा रहा, आज के 10 से 15 साल के बाद ये 5 करोड़ खानदान होंगे। बिल्कुल सोचे जरा इस बात पे, ये 5 करोड़ खानदान बनेंगे। बिल्कुल। और जब ये खानदान बनेंगे, हर साल जो है 5 करोड़ खानदान बनते आएंगे, तो आप लगाइए कि जहालत की प्रमोशन कितनी ज्यादा होगी, जहालत कितनी ज्यादा बढ़ेगी, कितनी जॉबलेस लोग होंगे। सर स्कूल्स में भी जो है वो स्किल्स भी तो सिखानी चाहिए ना, स्कूल्स में भी बच्चों को स्किल्स डेवलपमेंट बिल्कुल सिखानी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए बच्चों को। मैं तो कहता हूँ जो प्रैक्टिकल होते हैं वो प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, अमली तौर पे होने चाहिए, उनके नंबर्स बढ़ाने चाहिए, मार्क्स बढ़ाने चाहिए, उनके प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, उनके इंटरेस्ट के क्लब्स होने चाहिए। अगर कोई फिजिकल चीज़ें ज़्यादा बेटर कर सकता है, कोई रोबोट बना सकता है, कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकता है, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर तो बच्चों को रट्टे लगा दिए जाते हैं कि बच्चे को पता है कि जी 1 फुट है, इस फुट में 12 इंच होते हैं,
हाँ। 1 मीटर है, इसमें इतने होते हैं, बस वो इतने मीटर ये होते हैं, वाली चीज जो है वो चले जा उसी रही है। बच्चे को ये कह दे ना, अगर जी। टीचर कह देंगे बेटा ऐसा करें, ये एक टेबल है, इस टेबल की मेजरमेंट लेके दिखाओ, आपको फुट वो का पता है, बच्चा इंचेस का कितने बिल्कुल इंचेस हैं, तो वो नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है सर। टाइम यहाँ पर खत्म हो गया, पता नहीं चला। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। पहले सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है नाजरीन। हम लोग जाते हैं ब्रेक की जानिब, न्यूज ब्रेक की जानिब। आप लोग देखिएगा और देखते रहिएगा मेट्रो वन न्यूज।